जयतु संस्कृतम। कैसे हैं आप सब? चलिए, आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। हमारी बहुत दिन से रह रही थी व्याकरण वाली क्लास हमारी बहुत ज़्यादा स्किप हो गई है। चलिए फाइनली अब हम डेली रखेंगे, ठीक है। एक दिन साहित्य और एक दिन व्याकरण, या डेली 2 क्लास देंगे, एक व्याकरण की और एक साहित्य की। इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, वीडियो को लाइक करिए, पसंद आती है तब आप लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपका रिवीजन यूपी टीजीटी का हो सके और आपका यूपी टेट भी बहुत जल्द शुरू, हिंदी सब्जेक्ट आपका शुरू हो चुका है, अदर सब्जेक्ट भी मैं जल्दी से शुरू करने की सोच रही हूँ। चलिए, अभी तक हमने संप्रदान संज्ञा वाले सूत्र देखे, अपादान, अधिकरण और करण। करण संज्ञा करने वाला हमने एक ही सूत्र देखा है, एक ही सूत्र है साधकतम करणम, ठीक है। तो आज हम अपने स्टार्ट करेंगे सूत्रों को कर्म संज्ञा करने वाले सूत्र। कर्म संज्ञा करने वाले सूत्रों की जो संख्या है वो संप्रदान, अपादान और अधिकरण से ज़्यादा है। चलिए, और ये द्वितीय विभक्ति के जो कारक हैं उसमें हम लोग पढ़ते हैं। चलिए, केवल हम संज्ञा वाले सूत्र पढ़ेंगे। अभी हमारा संज्ञा ही चल रहा है। पहला ही सूत्र है आज हमारा अधि सिंह स्था शाम कर्म। कर्म संज्ञा सूत्र। कैसा सूत्र है? कर्म संज्ञा करने वाला सूत्र है। अधि सिंह स्था आसाम। आसाम षष्ठी विभक्ति का है और कर्म। अधि उपसर्ग है, सिंह धातु है, स्था धातु है, आस धातु है, ठीक है। अधि सिंह स्था आसाम में षष्ठी विभक्ति है, ठीक है। कर्म में प्रथमा और आधार मैंने इससे पहले आपको आधारो अधिकरणम सूत्र पढ़ाया था, सप्तमी विभक्ति का आधार संज्ञा करने वाला सूत्र। ये भी हमारा कर्म संज्ञा करेगा किंतु आधार की, ठीक है। ये भी हमारा कर्म संज्ञा करेगा किंतु आधार की, ठीक है। ये क्या करेगा? कर्म संज्ञा आधार की, ठीक है। कर्म संज्ञा सूत्र। कर्म संज्ञा सूत्र को हम यहाँ पर लिख सकते हैं आधार की कर्म संज्ञा वाला सूत्र, ठीक है। आधार किसकी कर्म संज्ञा करेगा? आधार की, ठीक है। चलिए, अधि सिंह स्था आसाम में षष्ठी विभक्ति है, कर्म में प्रथमा है, आधारो अधिकरणम से हमने अनुवृत्ति ली है, आधारः प्रथमा विभक्ति में है, पद हमारे टोटल हो गए 2, ठीक है। अब इस सूत्र को तोड़कर समझ लेते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। अधि क्या है? अधि सिंह स्था आस धातु। अधि क्या है? उपसर्ग है, और ये जो अधि उपसर्ग है ये किस किस धातु में आएगा? शिंग धातु दी है, स्था धातु दी है और आस धातु दी है, ठीक है। अधि उपसर्ग है। अधि के उपसर्ग जो आएगा वो पूर्व में आएगा, किसके? धातु के पूर्व में आएगा। कितनी धातुओं के? 3 धातु। अधि उपसर्ग लगेगा हमारा 3 धातु के पूर्व में। कौन कौन सी 3 धातु हैं? सिंह, स्था और आस। जो हमारी सिंह धातु है सोने के अर्थ में प्रयुक्त होती है, स्था धातु बैठने के अर्थ में प्रयुक्त होती है, जैसे तिष्ठति, तिष्ठता, तिष्ठन्ति, ठीक है। और हमारी आस धातु होने के प्रयोग में आती है, ठीक है। आस धातु बैठता है, होता है, ब्राजता है, इस सब में कौन सी धातु आती है? आस धातु, ठीक। तो अधि उपसर्ग पूर्व, अधि उपसर्ग पूर्वक, ठीक है। कौन सी धातु आएंगी? अधि उपसर्ग पूर्वक धातु आएंगी शिंग, स्था और आस धातु, ठीक है, के आधार की कर्म संज्ञा करेंगे, ठीक है। जब अधि उपसर्ग पूर्वक शिंग धातु आए, स्था धातु आए और तिष्ठति धातु आए, या स्था धातु, तिष्ठति, तिष्ठत, तिष्ठन्ति तो रूप चलेंगे बैठने के योग में, ठीक है। जब ये वाली धातु, ये तीनों धातु और अधि उपसर्ग पूर्व में आए, ये तीनों धातुओं की आधार की कर्म संज्ञा। आधार की क्या होती है? आधार हमारा सप्तमी में जाता है, लेकिन हम यहाँ क्या करेंगे? कर्म संज्ञा। पहले क्या की थी हमने? आधार की आधार संज्ञा। कौन सी विभक्ति में? सप्तमी विभक्ति में। आधारो अधिकरणम सूत्र से आधार की आधार संज्ञा की थी हमने, सप्तमी विभक्ति लगाई थी, ठीक है। जहाँ आधार की 3 प्रकार के हमने आपको आधार पढ़ाए थे, आधारो अधिकरणम, तो हमने वहाँ की थी
अधिकरण संज्ञा, और आधार की अधिकरण संज्ञा में सप्तमी विभक्ति लगती है, और यहाँ आधार की कर्म संज्ञा में कौन सी विभक्ति आएगी? हमारी द्वितीय विभक्ति आएगी। ठीक है, सूत्र का अर्थ आपको अब अच्छे से समझ आ चुका है। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। कोई भी अनुवाद लेंगे, अगर हमारी क्रिया बनती है अधि उपसर्ग लगने के बाद 3 धातु से, कौन कौन सी? शिंग, स्था और आस धातु से। अगर हमारा क्रियापद उपसर्ग अधि हो और इन तीनों धातु में से एक भी धातु आती है, तो उस आधार में हम अधिकरण संज्ञा नहीं करेंगे, वहां पर हम करेंगे कर्म संज्ञा। जैसे पहली धातु देख लेते हैं, हरि बैकुंठम अधिशेते। हरि बैकुंठ में सोते हैं। ठीक है, क्या आएगा इसका अर्थ? हरि बैकुंठ, अगर अधि उपसर्ग नहीं लगता तो बैकुंठ की हम कर्म संज्ञा नहीं करते। हम जब इसे पढ़ेंगे आधार अधिकरण में, तो क्या पढ़ेंगे? हरि बैकुंठ में सोते हैं। ठीक है, जो बैकुंठ है उसमें शयन कार्य हो रहा है, किसका? हरि का। तो बैकुंठ जो है हमारा क्या है? आधार है। उपसर्ग क्या लगा है? अधि। धातु कौन सी है? शिंग, सेते। ठीक है, मैंने आपको बताया अभी कि जो हमारी शिंग धातु है वो सोने के योग में अर्थ में प्रयुक्त होती है। तो यहाँ हमारी शिंग धातु है, अब अधि उपसर्ग है, तो इसीलिए हमने बैकुंठ की क्या की? कर्म संज्ञा। अधिकरण संज्ञा होनी थी, किंतु जब अधि आया, अगर इस शिंग धातु के साथ अधि नहीं आता तो हमारी अधिकरण संज्ञा हो जाती। ठीक है, लेकिन अधि उपसर्ग आने पर हमने क्या किया? अधि उपसर्ग आने पर हमने बैकुंठ की अधिकरण संज्ञा ना करके कर्म संज्ञा की, और द्वितीय विभक्ति से हमने द्वितीय विभक्ति लगाई। ठीक है, कर्म संज्ञा करके हमने कर्मणि द्वितीय से द्वितीय लगाई। ठीक है, बैकुंठम, अगर एक बार और समझ लेते हैं सप्तमी विभक्ति का जो आधारो अधिकरण संज्ञा करने वाला सूत्र है। अगर यहाँ अधि नहीं होता हरि बैकुंठे शेते, तो क्या हो जाता? बैकुंठ में हरि सोते हैं। ठीक है, ये दोनों वाक्य बनेंगे अधिकरण संज्ञा वाले भी और कर्म संज्ञा वाले भी। आपको बस ये मेन पॉइंट ध्यान रखना है, अधि उपसर्ग। अगर अधि उपसर्ग पूर्वक शिंग धातु है तो कर्म संज्ञा, और अधि उपसर्ग नहीं है तो हम आधार की अधिकरण संज्ञा ही करेंगे। ठीक है, तो यहाँ हमने कर्म संज्ञा की बैकुंठम की, क्योंकि मैंने आपको बताया था आधार 3 प्रकार के होते हैं। जो आधार क्या है? यहाँ सो किस पर रहे हैं? किस पर सो रहे हैं? बैकुंठ पर। तो बिल्कुल निकटता का, समीपता का संबंध है। आधार क्या है? आधार हमारा बैकुंठ है। तो हमने यहाँ अधिशेते के, हमारा सूत्र कह रहा है कि अधि उपसर्ग पूर्वक हम शिंग धातु के योग में क्या लगाएंगे? बैकुंठ में द्वितीय विभक्ति, क्योंकि हम उसकी कर्म संज्ञा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ हमारी बैकुंठ की क्या हो गई? कर्म संज्ञा। और कर्मणि द्वितीय क्या करेगा? द्वितीय विभक्ति। अब दूसरा है हमारा मुनिहि शिला पट्टम अधितिष्ठति। कौन सी धातु आ गई? अब स्था धातु। अब कौन सी धातु है हमारे यहाँ पर? तिष्ठति, तिष्ठतः, तिष्ठन्ति, तिष्ठसि, तिष्ठत, तिष्ठत। तो ये जो हमारी धातु आई, यहाँ स्था धातु आई है, मुनिहि शिला पट्टम अधितिष्ठति, अधितिष्ठति। ठीक है, तो मुनि शिलापट, एक शिलापट है उस पर बैठते हैं, तो शिलापट क्या हुआ? आधार हुआ। अब आधार की हमें यहाँ क्या करनी पड़ेगी? कर्म संज्ञा। क्यों करनी पड़ेगी? क्योंकि अधि उपसर्ग पूर्वक स्था धातु आई है। अधि उपसर्ग पूर्वक स्था धातु आने पर हमने क्या की? आधार की कर्म संज्ञा। अगर अधि नहीं आता तो क्या करते हम? आधार की अधिकरण संज्ञा करते। ठीक है, सप्तमी विभक्ति लगाते। ठीक, शिलापट्टे कर देते। ठीक है, तो यहाँ हमने शिलापट्टम की क्या की? कर्म संज्ञा। क्योंकि यहाँ पर क्या आया है? अधि उपसर्ग। ठीक, अब
अगला है, नेक्स्ट है हमारा आस धातु का। भूपति सिंहासनम अध्यास्ते, अध्यास्ते, इनमें संधि है अधि और ई के स्थान पर हमने ये लिया है और आस हमारी धातु है। आस्ते ये आत्मनेपदी धातु है, ठीक है। आस्ते आसेते असंते, ठीक। भूपति सिंहासनम अध्यास्ते, अधि उपसर्ग पूर्वक कौन सी धातु? आस धातु। तीन ही धातु हैं, अधि उपसर्ग पूर्वक हम तीन धातु को याद रखेंगे। अधि जब हमारा शिंग स्था और आस धातु के योग में आएगा तब हम आधार की कौन सी संज्ञा करेंगे? कर्म संज्ञा। और अधि उपसर्ग पूर्वक नहीं आएगी ये वाली धातु तो हम क्या करेंगे? आधार की अधिकरण संज्ञा। और कौन सी विभक्ति लगाएंगे हम? तब सप्तमी विभक्ति लगाएंगे। और कर्म संज्ञा में कौन सी लगती है? हमेशा द्वितीय विभक्ति, ठीक है। सिंहासनम की हम क्या करेंगे? कर्म संज्ञा। और यहाँ जब जिसकी भी कर्म संज्ञा होगी उसमें कौन सी विभक्ति लग जाएगी? कर्मणि द्वितीय से द्वितीय विभक्ति। तो ये वाला सूत्र आपको आसानी से समझ आ गया होगा। हमें क्या करना है? हमें सूत्र को तोड़कर पढ़ना है, समझना है, सारी चीज़ें अपने आप सामने आ जाएंगी खुल करके, ठीक है। केवल 3 धातु और 1 उपसर्ग पढ़ना है, ठीक है। इसमें बहुत सारे उपसर्ग लगते हैं, धातु भी आती हैं और गिनती की धातु हैं, गिनती के उपसर्ग हैं। और वो सूत्र सारे, उन सूत्रों में से आपको कर्म संज्ञा वाले सूत्रों में से 1 या 2 सूत्र अवश्य मिलेंगे पेपर में। और जहाँ पर भी कारक लगे हुए हैं, संस्कृत जहाँ पर भी आता है किसी भी एग्जाम में, कर्म संज्ञा का एक ना एक सूत्र आपको अवश्य मिलेगा। क्योंकि इन सूत्रों की व्याख्या, इन सूत्रों की जो संख्या है कर्म संज्ञा करने वालों की ज़्यादा है और ऐसे सूत्र हैं जो कन्फ्यूज़न पैदा करते हैं। तो चाहे संप्रदान संज्ञा से आए या ना आए, लेकिन कर्म संज्ञा से अवश्य ही आता है। एक अपादान संज्ञा के करने वाले जो सूत्र हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, उनसे भी प्रश्न बनता है और कर्म संज्ञा से तो बनता ही बनता है, ठीक है। तो ये तीनों एग्जाम्पल तीनों धातु के मैं आपको करा चुकी हूँ। अधिशेते शिंग धातु है, तिष्ठति स्था धातु है, आस आस्ते आस धातु है। और तीनों में ही आप देख रहे हैं अधि 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 उपसर्ग पूर्वक तीनों धातु आई हैं। इसीलिए जो आधार थे, जो हमारे वैकुंठम आधार है, शिलापट्टम आधार है, सिंहासनम आधार है, तो हमने अधि के कारण, किस कारण की है हमने इनमें कर्म संज्ञा द्वितीय विभक्ति? क्योंकि यहाँ पर अधि उपसर्ग आया है, वरना तो हम इनकी अधिकरण संज्ञा करते, ठीक है। इन तीनों का कंपैरिजन आएगा, 4 ऑप्शन आएंगे। हरि बैकुंठे भी आएगा, हरि बैकुंठम भी आएगा, हरि बैकुंठेन भी आएगा। चारों विकल्प में आपको अलग अलग मिलेंगे आंसर, ठीक है। कारक विभक्ति सब में आएगी, लेकिन अधि उपसर्ग वाला आपको ठीक करना है अगर कर्म संज्ञा मैच होती है तब। आपको इनसे ही 4-5 क्वेश्चन बना लेने हैं। जैसे पूछा जाएगा हरि बैकुंठम अधिशेते, हरि बैकुंठे अधिशेते, हरि बैकुंठम आस्ते, हरि बैकुंठे बैकुंठम आस्ते। बैकुंठम आस्ते बोला, अधि नहीं बोला, तो ना तो सप्तमी विभक्ति आई और ना द्वितीय आई, तो ये हमारा गलत हो गया, ठीक। चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन करके समझा देती हूँ कैसे क्वेश्चन एग्जामिनर उठाते हैं, ठीक है। निम्न पदेषु, निम्न पदों में रेखांकित रेखांकिते 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 कर्म
संज्ञा सूत्र से सूत्र का बताना है। ठीक है, जैसे पहला ऑप्शन है हमारा, 4 ऑप्शन लिखने हैं, उन्हीं पदों में जो इसके नीचे रेखा होगी उसमें कर्म संज्ञा करने वाले सूत्र को बताना है। कौन सा कर्म संज्ञा सूत्र है? हरि बैकुंठे अधिशेते। बी है हमारा हरि बैकुंठम तिष्ठति। सी है हमारा हरि बैकुंठम अधिशेते। अब ये तो हमारे 3 ऑप्शन हो गए और चौथा ऑप्शन लिखेंगे हम सर्वे। डी ऑप्शन में क्या लिखेंगे हम? सर्वे। ठीक है, अब इनके सामने आपको क्या लिखने हैं? सूत्र भी लिखने हैं। मैं ये शॉर्ट में लिखूंगी। ठीक है, अधिशिंग। ठीक है, आधारो अधिकरणम। ठीक है, और यहाँ कुछ और लिखेंगे। ठीक है, यहाँ लिखते हैं हम साधकतम करणम, और यहाँ लिखेंगे अधिसिंग स्थासाम। ठीक है, अब देखिए, अब इन पदों में हमसे पूछा है कि जो रेखांकित पद हैं उनमें सामने सूत्र दिया है, कर्म संज्ञा सूत्र बताना है। जो कर्म संज्ञा सूत्र सही मैच करेगा वो आपको बताना है। क्या सभी में है? तो हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा सर्वे वाला। ठीक है, और तीनों ऑप्शन में है हरि बैकुंठे अधिशेते। आप ये मान के चलिए केवल आपको क्रियापद में ही छांटना है, बाकी सब आपको सेम आता है। कोई भी वाक्य जब लिया जाएगा तो एक तो कर्ता और कर्म दोनों सेम लिए जाते हैं, बहुत माइनर से चेंज होते हैं जो पकड़ में नहीं आते। ठीक है, उन्हीं के लिए आपको सूत्र को डिटेल पढ़ना है, बहुत आराम से और समझकर पढ़ना है। जैसे हरि बैकुंठे अधिशेते, क्या ये ठीक है? जो मैंने आपको समझाया क्या उसके अकॉर्डिंग ये ठीक है? बताइए। हरि बैकुंठे आधार है, ये आधार संज्ञा है, आधार संज्ञा है, और क्रिया में क्या है? सूत्र है अधिसिंग स्थासाम कर्म। कर्म ये वाला सूत्र तो क्या करता है? कर्म संज्ञा, और यहाँ क्या हो रही है? साधकतम करणम। तो ये वाक्य भी गलत है और कर्म संज्ञा करने वाला सूत्र भी गलत है, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन तो हमारा एकदम से कट हो गया। ठीक, अगर यहाँ बैकुंठम और अधिशेते आता, यहाँ पर कर्म संज्ञा होती, तब हमारा सूत्र गलत था, तब भी ये गलत हो रहा था। अब अगला देखिए, बी ऑप्शन पर आइए। हरि बैकुंठम तिष्ठति। हरि बैकुंठम तक तो ठीक है कर्म संज्ञा,
किंतु यहाँ अधि उपसर्ग नहीं है, सूत्र हमारा गलत है। इस सूत्र से क्या होता है, अधि उपसर्ग पूर्वक होता है, किंतु यहाँ अधि उपसर्ग पूर्व में है ही नहीं है, भले ही स्था धातु है। तो और हमारा जो है यहाँ पर यहाँ कर्म संज्ञा करने वाला सूत्र आना चाहिए था, लेकिन आया है अधिकरण संज्ञा करने वाला सूत्र, तो हमारा ऑप्शन बी भी कट हो गया। ठीक, अब आते हैं 3 पर। हरिहि बैकुंठम, हरिहि बैकुंठम अधिशेते, हमारा अनुवाद बिल्कुल ठीक है। कैसे, सूत्र देखिए, अधि उपसर्ग पूर्वक शिंग धातु हो, स्था धातु हो या आस धातु हो, तो तीनों में से कौन सी धातु है, शिंग धातु है, सिंह धातु है और अधि उपसर्ग भी है, और बैकुंठम में भी द्वितीय विभक्ति है इसकी, यानी कर्म संज्ञा हुई है। यहाँ आधार की सी में कर्म संज्ञा हुई है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट सूत्र, अधि सिंह स्था साम, यही वाला सूत्र है और यही इसका कार्य है। ठीक है, तो किस सूत्र से कौन सा अनुवाद हमारा फिट बैठा है वो हमें यहाँ से भी छांटने के लिए एग्जामिनर देगा। अब केवल यही नहीं पूछेगा कि ये अनुवाद देगा, वाक्य देगा कि इनमें से कौन सा ठीक है। इतने इजी अब नहीं आएंगे, आपको सूत्र भी याद करने हैं और आपको सूत्र क्या करता है उस चीज़ को भी ध्यान में रखना है। अगर आपने सूत्र ही अच्छे से पढ़ लिया तो आपको ये वाली चीज़ें अपने आप ध्यान में आ जाएंगी। चलिए, और जो हमारा ऑप्शन डी था सर्वे, वो तो अपने आप से गलत हो गया। ठीक है, चलिए अब अगला सूत्र देख लेते हैं। चलिए अगला सूत्र है हमारा, कर्म संज्ञा ही करने वाला सूत्र है, अभिनिविशस्ट। अभिनिविशस्ट कर्म संज्ञा सूत्र किसकी करेगा, आधार की कर्म संज्ञा। अभि हमारा उपसर्ग है, नी हमारा उपसर्ग है और विश धातु है। विश हमारी धातु है। यहाँ शर्त एक रहेगी, वहाँ धातु के साथ केवल अधि उपसर्ग था। कर्म आधार क्या लेंगे हम, पिछले सूत्र से अनुवृत्ति लेंगे। अभिनिविश में षष्ठी विभक्ति है। ठीक है, षष्ठी विभक्ति है यहाँ पर। अभि और नी दो उपसर्ग अलग अलग हैं। देखिए, अभि एक उपसर्ग हुआ और दूसरा हुआ हमारा नी, नी उपसर्ग, और धातु हुई हमारी विश। विश धातु, विश धातु से पहले अभि और नी ये दोनों उपसर्ग एक साथ आएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अलग अलग आएंगे, ध्यान रखना है दोनों उपसर्ग साथ साथ होंगे, साथ साथ। ठीक है, अभिनिविशस्, अभि और नी और विश धातु साथ में होगी तभी हम आधार की कर्म संज्ञा करेंगे। जैसे सन्मार्गम अभिनिविष्टे, सन्मार्गम अभिनिविष्टे, जब अभि और नी उपसर्ग विश धातु में लगेंगे तो इसका अर्थ होगा अनुसरण करते हैं। क्या करता है, वह अच्छे मार्ग का, सन्मार्गम सतमार्ग, यानी वह अच्छे मार्ग का क्या कर रहा है, अनुसरण कर रहा है। इस विश धातु का अर्थ बदल जाता है जब अभि और नी दोनों उपसर्ग हमारे साथ में लगे हैं। ये सूत्र हमारा अभिनिविष्टे जो क्रियापद बना है वो दोनों सूत्र, दोनों उपसर्ग अभि और नी विश धातु के साथ एक साथ आएंगे। अभिविष्टे नहीं होगा कभी भी और ना ही निविष्टे होगा। आपको ध्यान अगर रहा कम, अगर आपने डिटेल नहीं पढ़ी सूत्र की तो आपको हो सकता है कि हाँ अभिनिविष्टे जो सूत्र है हमारा, अभिनिविशस् जो सूत्र है तो वो विश धातु के साथ अभि उपसर्ग है, हाँ ठीक है, किंतु
अभी के साथ साथ नी का भी हमें ध्यान रखना है। ये आपको मैं इसलिए जोर देकर पढ़ा रही हूँ क्योंकि अभी विस्ते से भी आप ये वाला सूत्र लगा सकते हैं, नी विस्ते से भी आप ये वाला सूत्र लगा सकते हैं, किंतु हमें ध्यान देना है कि दोनों ही उपसर्ग हमारे साथ आने हैं। अभी और नी विष धातु के साथ दोनों उपसर्ग आएंगे, तब हमारा अनुवाद ठीक होगा। ठीक है। सन्मार्गम, ये जो मार्गम है, इसकी क्या की है हमने? कर्म संज्ञा। किसकी कर्म संज्ञा? आधार की। मार्ग ही तो आधार है। कैसे मार्ग पर का अनुसरण कर रहा है? अच्छे मार्ग का। तो मार्ग क्या है? आधार। और आधार की क्या की हमने? कर्म संज्ञा। कौन से सूत्र से? अभिनिविशश। ठीक है। और कर्मणि द्वितीया से हमेशा द्वितीया विभक्ति हो जाती है। ठीक है। अभिनिविशश कौन सा सूत्र है? आधार की कर्म संज्ञा करने वाला सूत्र है। इसमें अभि उपसर्ग भी आएगा और नी उपसर्ग भी आएगा और धातु आएगी विष। इसमें आपको ध्यान रखना है हमेशा कि धातु हमारी विष ही होनी चाहिए। स्था नहीं होगी, आस नहीं होगी और शिंग नहीं होगी। हमें शिंग, स्था और आस धातु में अधि उपसर्ग ध्यान रखना है। आपको ये वीडियो 1 से 2 बार देख लेनी है। अगर आप देखेंगे तो सारी कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगी और ये सूत्र आप कभी नहीं भूलेंगे, कभी कन्फ्यूज़न नहीं होगी। इन सूत्रों में अधिकांश कन्फ्यूज़न होती ही है। क्या करता है एग्जामिनर? विष धातु की जगह तिष्ठति धातु दे सकता है, स्था धातु दे सकता है, शिंग धातु। अगर विष की जगह अगर हम यहाँ कर लें अभिनिषेते, सूत्र दोनों पढ़े हैं, अनुवाद भी पढ़े हैं, कन्फ्यूज़न हो सकती है, किंतु आपको हमेशा ध्यान, छोटी से छोटी चीज़ का ध्यान रखना है कि हमारा सूत्र क्या है, हमारा सूत्र कहता क्या है? अभिनिविश धातु है। ठीक है। हमारी धातु कौन सी है? विष धातु। और कौन कौन से उपसर्ग के साथ में है ये भी हमें अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है। अभि और नी उपसर्ग के साथ आएगी हमेशा विष धातु। अधि उपसर्ग के साथ में आएंगी हमेशा स्था, आस और शेंग धातु। ठीक है। तब हम आधार की क्या करेंगे? कर्म संज्ञा। और अभि और नी उपसर्ग पूर्वक आएगी विष धातु, तो हम आधार की क्या करेंगे? कर्म संज्ञा। ठीक है। चलिए समय देख लेते हैं कितना हुआ है। चलिए एक सूत्र और पढ़ लेते हैं। चलिए एक और सूत्र हम देख लेते हैं। उपानवद्यांग वसः, उपानवद्यांग वसः कैसा सूत्र है? कर्म आधार की कर्म संज्ञा करने वाला सूत्र है। उपानवद्यांग वसः, उपानवद्यांग वसः। उप उपसर्ग है, अनु उपसर्ग है, अधि उपसर्ग है, आंग उपसर्ग है और वस हमारी धातु है। ये वसः षष्ठी विभक्ति है। कर्म में प्रथमा विभक्ति है, आधार में भी प्रथमा विभक्ति है। कर्मा आधार रहा, पिछले सूत्र की अनुवृत्ति चली आएगी वैसे की वैसे ही। ठीक है। अनु, उप अनु, यहाँ पर संधि हुई है इस सूत्र में। अधि ई को या हुआ है, यहाँ आंग हो गया, यहाँ अधि हो गया, यहाँ अनु उ को वह हुआ है। ठीक है। यहाँ हमारी यण संधि हुई है 2 बार। ठीक है। पूरे सूत्र को तोड़कर पढ़ेंगे। उप, अनु, अधि, आंग और धातु कौन सी आ जाएगी? वस धातु। ठीक है। ये हमारे कितने उपसर्ग हो गए? 1, 2, 3 और 4 और वस हमारी हो गई धातु। इन चारों उपसर्गों के साथ, एक साथ नहीं, अलग अलग, उपवस्ती, अनुवस्ती, अधिवस्ती, आंग वस्ती, जब ये उपसर्ग वस धातु के साथ में अलग अलग आएंगे, इन धातु के साथ में अलग अलग आएंगे, तब हमारा क्या होगा? आधार की कर्म संज्ञा। ठीक है।
तब आधार की कर्म संज्ञा होगी। इससे पहले वाला जो सूत्र हमने पढ़ा है अभि नी विष धातु, अभि और नी जो दो उपसर्ग थे वो साथ में आए थे। उससे पहले जो अधि शेंग स्था आसाम वाला सूत्र पढ़ा उसमें एक ही उपसर्ग था और 3 धातुएं थी। ये बहुत कन्फ्यूज़न करते हैं, इसलिए आपको ये वीडियो, मैं ये वाले सूत्र आपको एक ही वीडियो में करा रही हूँ ताकि आप 1 से 2 बार ये वीडियो देखें और आपको ये चीज़ समझ में आ जाए। करने को मैं ये कल भी करा सकती थी, लेकिन आपको एक ही वीडियो में ये कन्फ्यूज़न वाले सूत्र एक जगह हो जाएंगे तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगी। चलिए, हम अनुवाद हम कैसा भी बना सकते हैं, बस हमें क्रियापद का ध्यान रखना है। ठीक है, मुनि ले सकते हैं, हरि ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए पहला लेते हैं उप वाला। ठीक, बाबूराम सक्सेना का ही ले लेते हैं। हरिहि हरिहि वैकुंठम, हरिहि वैकुंठम उपवस्ति। पहला क्या लिया हमने? उपवस्ति। उपवस्ति क्रियापद में हमारा उप उपसर्ग हो गया और बस धातु हो गई। ठीक है, हमारी शर्त इस सूत्र की कंप्लीट हो गई है कि उपसर्ग कौन सा हो। इन चारों इस सूत्र में कितने उपसर्ग हैं? आपसे ये भी क्वेश्चन बनता है कि ये जो उप अनु अध्या आंग वशः जो सूत्र है हमारा, इसमें कितने उपसर्ग हैं? तो इसमें 4 उपसर्ग हैं, गिन लीजिए। उप, और यहाँ ये अ और न पे हम उ की मात्रा लगाएंगे तो हमारा ब हट जाएगा। उप अनु अधि, यह गायब हो जाएगा, अधि हो जाएगा। ठीक है, आंग और वस धातु, तो कितने उपसर्ग हो गए हमारे? टोटल 4। कितने उपसर्ग हैं यहाँ लिखे हैं मैंने खोलकर, 1 2 3 4, 4 उपसर्ग है और धातु हमारी एक है, वस धातु। तो पहला जो हमने बनाया अनुवाद, हरि बैकुंठम उपवस्ति, हरि बैकुंठ में वास करते हैं या रहते हैं। ठीक है, हरि बैकुंठ में वास करते हैं या रहते हैं। अब जो ये हमारा बैकुंठ है इसमें द्वितीय विभक्ति आई, क्यों द्वितीय विभक्ति यहाँ पर आई? में रहते हैं तो आधार होना चाहिए, सप्तमी विभक्ति होनी चाहिए, बैकुंठे होना चाहिए था। अब बैकुंठे क्यों नहीं आया? बस हमें यही ध्यान करना है, यहीं से हम पकड़ेंगे अपने आंसर को ठीक करना। ठीक है, हरि बैकुंठम उपवस्ति, हिंदी क्या हो जाएगी? हरि बैकुंठ में वास करते हैं। हरि कहाँ वास करते हैं? बैकुंठ में। हिंदी तो ये होगी, लेकिन हम बोल क्या रहे हैं? संस्कृत में यहाँ बैकुंठे नहीं है, होना चाहिए था बैकुंठे, लेकिन यहाँ हमने इसके आधार की कर्म संज्ञा की है। क्यों की है? क्योंकि यहाँ उपवस्ति है, यहाँ पर उपवस्ति है, इसलिए हमने बैकुंठम किया। यहाँ इसके आधार की क्या की? कर्म संज्ञा। यहाँ बैकुंठम की होगी कर्म संज्ञा, क्योंकि द्वितीय व्यक्ति कहाँ है? कर्म संज्ञा जहाँ जहाँ भी होगी, कर्म संज्ञा जहाँ भी होगी, हमेशा ध्यान रखेंगे, जहाँ पर भी कर्म संज्ञा होगी वहाँ द्वितीय विभक्ति, जहाँ पर भी कर्ण संज्ञा होगी तृतीय विभक्ति, जहाँ पर भी संप्रदान संज्ञा होगी चतुर्थी विभक्ति, जहाँ पर भी अपादान संज्ञा होगी पंचमी विभक्ति। इतना तो आप सब जानते ही होंगे। ठीक है, अब अगला दूसरा देख लेते हैं। ये पहले उपसर्ग का हो गया, अब दूसरे का देखते हैं। हरिहि बैकुंठम, हरिहि बैकुंठम अनुवस्ति। दूसरा उपसर्ग क्या है? अनु। इसका भी अर्थ क्या होगा? हरि वैकुंठ में रहते हैं या वास करते हैं। ठीक है, तीसरा देख लेते हैं। एक बात और, जरूरी नहीं है यहाँ मैं हरि बैकुंठ ही लिखूं। ठीक है, यहाँ कर्ता किसी का भी नाम लिख सकती हूँ और यहाँ घर भी लिख सकती हूँ, वन भी लिख सकती हूँ, कुछ भी लिख सकती हूँ, लेकिन विभक्ति उसमें द्वितीय आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जब हम यहाँ क्रियापद बनाएंगे तो क्रियापद में हमारा उपसर्ग लगा है, इसलिए। ठीक है, हरिहि बैकुंठम
तीसरा उपसर्ग है अधिवस्ति। धातु तो वस धातु ही आएगी, वास निवास करने के योग में, बस हमारे उपसर्ग चेंज होंगे। हरिः वैकुंठम। अगला उपसर्ग है आवस्ति। आवस्ति। चार उपसर्ग हो गए। ठीक है, चेंज कहाँ हुआ है? चेंज हमारा यहाँ पर हुआ है। ठीक है, अब एक और मैं आपको करा लेती हूँ आधार वाला। ठीक है, आधार वाला यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ नहीं, यहाँ लिखते हैं। हरिः वैकुंठे वस्ति। क्या ये वाला भी ठीक है? बताइए सोचकर। हरिः वैकुंठम उपवस्ति, हरिः वैकुंठम अनुवस्ति, हरिः वैकुंठम अधिवस्ति, हरिः वैकुंठम आवस्ति। चलिए, मैंने आपको सूत्र समझाया था 4 उपसर्ग और वस धातु। जब 4 उपसर्गों के साथ में बस धातु आएगी तो जो आधार है, जो वैकुंठ हमारा आधार है, या यहाँ पर हमने लिखा होता घर, तो घर हमारा क्या होता? आधार होता। या हमने यहाँ पर लिखा होता वन, तो वन क्या होता? आधार होता। तो जब आधार की कर्म संज्ञा करेंगे तो वैकुंठम तो गृहम, वनम, उपवनम, कुछ भी यहाँ लगाते, लेकिन द्वितीय विभक्ति लगाते। कोई भी अगर हम यहाँ लेते वर्ड, पद, हम कुछ भी बनाते यहाँ, उसके जब कर्म संज्ञा करते तो विभक्ति द्वितीय लगाते। यहाँ पर क्या है ये समझिए। हरि वैकुंठे वस्ति, वैकुंठ में रहते हैं, हरि वैकुंठ में निवास करते हैं। यहाँ हमने कर्म संज्ञा नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि यहाँ इन चारों उपसर्ग में से कोई सा भी उपसर्ग नहीं लगा, इसलिए यहाँ पर अधिकरण संज्ञा ही रहेगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमने यहाँ आधार की, हमने अधिकरण को जबरदस्ती कर्म संज्ञा में लाए, कर्म संज्ञा बनाई शर्तों के अकॉर्डिंग। उप है, उपसर्ग अनु है, अधि है और आ है। इन उपसर्गों के योग के कारण हमने कर्म संज्ञा की अधिकरण संज्ञा को निषेध करके। ठीक है, यहाँ पर हमारा कोई निषेध नहीं है, कोई हमारी शर्त नहीं है, कोई उपसर्ग नहीं है, इसलिए ये हमारा हरि वैकुंठे वस्ति। तो ये चारों तो हमारे ठीक हैं ही। ठीक है, ये 5वां भी हमारा ठीक है। समझ में आ रहा है? अगर आपको ये सूत्र दिया जाए कि इन चारों के लिए ये सूत्र आया है, क्या ये ठीक है? हाँ, ये ठीक है। अब अगर इनमें से वैकुंठम अधिवस्ति हटा दिया जाए और इसके स्थान पर लिख दिया जाए हरि वैकुंठम वस्ति, तो क्या ये सूत्र ही काम करेगा? नहीं, ये सूत्र तब काम नहीं करेगा, तब हमारा ये गलत हो जाएगा, तब हमारे सर्वा वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक नहीं होगा, हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा ये वाला, क्योंकि सूत्र ये दिया है, इस सूत्र से ये नहीं होगा। ठीक है, अगर आपसे ये चारों दिए हैं तब तो आपका सूत्र ये वाला लगेगा। अगर हरि वैकुंठे वस्ति दिया है तो सूत्र ये नहीं लगेगा। ठीक है, तब तो ये आधार अपने आप ही आधार है, इसकी तो कर्म संज्ञा करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी उपसर्ग नहीं है, ना अनु है, ना उप है, ना आ है और ना अधि है।
चारों उपसर्गों में से आपको कोई सा भी उपसर्ग यहाँ दिखाई नहीं देगा। अगर सिंपली आपसे पूछा जाता है, हम सिंपली बोल रहे हैं कि हरि बैकुंठ में रहते हैं या निवास करते हैं, तब हमें कर्म संज्ञा करने की आवश्यकता ही नहीं है। तब हमसे यहाँ पर ना अधि लगा, ना अनु, ना उपसर्ग, कोई सा भी उपसर्ग यहाँ पर नहीं लगा चारों में से, तो हमारे पास यहाँ कोई भी बंधन नहीं है, तब भी हमारा ये ठीक हो जाएगा। ठीक है। किंतु अगर विशेष आपको दिया जाए कि उप अनु अधि वशांग सूत्र से इनमें से कौन से अनुवाद में कर्म आधार की कर्म संज्ञा हुई है, तब आपको ये चारों बताने हैं। ये सूत्र देकर और ये वाला वाक्य यहाँ लिखा जाए और पूछा जाए किसकी आधार की कर्म संज्ञा नहीं हुई, तो यहाँ देखेंगे वस्ती जहाँ पर है वो ठीक हो जाएगा। बस आपको क्या है, जो होता है उसको ध्यान कर लीजिए, उसको याद कर लीजिए, जो नहीं होता वो तो आप अपने आप ही काट देंगे। ठीक। हरि वैकुंठम उपवस्ति, हरि वैकुंठम अनुवस्ति, हरि वैकुंठम अधिवस्ति, हरि वैकुंठम आवस्ति। चारों उपसर्ग मैंने आपको प्रयोग कर दिए हैं, तो चारों उपसर्ग के मैंने आपको अनुवाद भी बनवा दिए हैं। आप इन सब की जगह कुछ भी लिख सकते हैं, किंतु क्रियापद आपका उपसर्ग लगा हुआ आना चाहिए। बस धातु होनी चाहिए और उपसर्ग पूर्वक होनी चाहिए, और कोई उपसर्ग नहीं, ये चारों उपसर्ग। ठीक है। इन चारों में से एक ना एक उपसर्ग होना चाहिए, तभी आप आधार की कर्म संज्ञा करेंगे, अन्यथा वो आधार ही रहेगा। ठीक है। अन्यथा वो आधार ही रहेगा। जैसे हरि बैकुंठम वस्ती है, यहाँ कोई भी उपसर्ग नहीं है, इसीलिए हमने इसको आधार ही रखा। ठीक है। इसकी कोई संज्ञा नहीं कि ये आधार ही है। बस आपको इतना सा ये पकड़ना है कि कहाँ उपसर्ग है, कौन सा उपसर्ग है, कौन सी धातु है। ठीक है। चलिए, ये कर्म संज्ञा वाले, आधार की कर्म संज्ञा वाले सूत्र मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। इन्हीं में से आपकी कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगी अगर आपने ये वाले सूत्र अच्छे से पढ़ लिए तब। ठीक है। आधार संज्ञा वाले तीनों सूत्र मैंने आपको करा दिए हैं, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। अब पीपीटी तो है नहीं मेरे पास जिससे मैं पीछे करूँ, मैं ओरल ही आपको समझा देती हूँ। सबसे पहला कौन सा सूत्र पढ़ा है आज हमने? सबसे पहले पढ़ा है अधि शेंग स्था आसाम करना। ठीक है। अधि उपसर्ग पूर्वक 3 धातु पढ़ी। कौन कौन सी? शेंग धातु और स्था धातु और आस धातु। 3 धातुओं में तीनों धातुओं को हमने अलग अलग, अधि केवल अलग, धातुएं अलग अलग हैं, उपसर्ग हमारा एक ही है। स्था धातु के रूप चलते हैं तिष्ठति तिष्ठति, तो हमने उसमें उपसर्ग लगाया अधि तिष्ठति। ठीक है। फिर दूसरी धातु हमारी थी शेंग धातु, तो हमने उपसर्ग लगाया अधिशेते। फिर तीसरी धातु थी तो हमने अधि उपसर्ग करता था। दूसरा हमने पढ़ा अभिनिविशस्। अभिनिविशस्, अभि उपसर्ग और नि उपसर्ग विष धातु पूर्वक। जो विष धातु है वो दोनों उपसर्ग, बस आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, जो अभि और नि उपसर्ग पढ़ा हमने और धातु पढ़ी विष धातु, उस विष धातु के साथ में दोनों उपसर्ग साथ आएंगे, दोनों उपसर्ग एक साथ आएंगे। जैसे हमने पढ़ा था सन्मार्गम, सन्मार्गम अभिनिविशते। ठीक है। अभिनिविशते, विष धातु के साथ हमने एक साथ पढ़े थे उपसर्ग अभि भी और नि भी। सन्मार्गम अभिनिविशते दूसरा सूत्र। तीसरा बोर्ड पर है, देख लीजिए, उपानवध्यांग वसः। उपानवध्यांग वसः, इसमें हमारे 4 उपसर्ग हैं, अनु, उप, अनु, अधि और आंग।
ये चारों उपसर्ग हैं और धातु कौन सी प्रयुक्त होगी इन चारों के साथ में? केवल वस धातु। केवल बस धातु के साथ हम उप भी लगाएंगे, बस धातु के साथ हम अनु भी लगाएंगे, बस धातु के साथ हम अधि भी लगाएंगे और बस धातु के साथ हम आंग उपसर्ग भी लगाएंगे। ठीक है, ये चारों उपसर्ग हमारे पूछे जाते हैं, कभी कभी इनकी गिनती ही पूछ ली जाती है। ठीक है, और ज़्यादातर आपको ये वाला अनुवाद देकर उलझाया जाता है। ठीक है, कि ये वाला सूत्र दिया जाएगा कि इससे कौन से वाले आधार की कर्म संज्ञा हुई है। हमेशा ध्यान रखेंगे उपसर्ग पूर्वक तो कर्म संज्ञा होगी, और जब उपसर्ग पूर्वक धातु वस नहीं आएगी तो तब हमारा आधार ही रहेगा, आधार की कोई संज्ञा नहीं होगी, तब तो आधार है ही, कर्म संज्ञा करने की आवश्यकता पड़ेगी नहीं। चलिए इतना ही रहने दीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना आगे सारी व्याख्या अच्छे से समझने के लिए।